नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत का भाग 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोधी वंश को देखेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन को देखेंगे और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तथा उसके बाद अगला बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य शुरू होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर दिल्ली सल्तनत का भाग गुलाम वंश, इसे हम पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश के अंदर कुतुबी वंश पढ़ा है, शमसी वंश पढ़ा है और बलबनी वंश को पढ़ा है। उसके बाद खिलजी वंश को देखा था, उसके बाद तुगलक वंश को पढ़ा था, उसके बाद सैयद वंश को देखा। ये 4 राजवंश हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज हम लोधी वंश को देखेंगे तथा इसी के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं लोधी वंश से। लोधी वंश, इस वंश में कुल 3 राजा हुए। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक, दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक, उसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध होगा पानीपत का, उसमें मारा जाएगा इब्राहिम लोधी। उसी के साथ लोधी वंश खत्म हो जाएगा और भारत में मुगल सत्ता आ जाएगी। चलिए देखते हैं पहले बहलोल लोधी को। ये रहा बहलोल लोधी। इसका समय काल है 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। यह दिल्ली के प्रथम पठान वंश का संस्थापक था। तो दिल्ली में जो पहला पठान वंश का संस्थापक है वो बहलोल लोधी है। इसने दिल्ली सल्तनत के राजाओं में सबसे ज्यादा शासन किया। जो सबसे लंबे समय तक शासन किया है वो दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी का ही शासनकाल रहा। इंडिविजुअल जो राजा था बहलोल लोधी, उसका ही शासनकाल सबसे लंबे समय तक रहा। यह हमेशा अपने अमीरों के साथ नीचे कालीन पर बैठता था। ये जो इसके अमीर और वो दीवान वगैरह होते थे उनके साथ नीचे बैठता था, उन्हीं के साथ जमीन पर। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जो बहलोल लोधी होता है, जो जौनपुर का शासक हुसैन शाह होता है ना, उसको पराजित करता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लेता है। इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक विनिमय का साधन रहा। ये रहा बहलोली सिक्का। ये अकबर के समय तक बहलोली सिक्का चलेगा। 3 बहलोली सिक्का जो होता था वो 1 टंका के बराबर होता था। 3 बहलोली सिक्का और 1 टंका के बराबर उनकी कीमत होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजा हमारा सिकंदर लोधी। इसकी माता एक हिंदू सुनार की कन्या थी। जो इसकी माता थी वो हिंदू सुनार की बेटी थी। यह लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये जो सिकंदर लोधी होता है ये लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। यह अपने पिता बहलोल लोधी के 9 पुत्रों में तीसरे नंबर का था। जो बहलोल लोधी के 9 बेटे होते हैं उसमें ये तीसरे नंबर का होता है। सुल्तान बनने से पूर्व इसका नाम निजाम खां था। जो सुल्तान बना तो सिकंदर लोधी के नाम से बना, लेकिन इसका सुल्तान बनने से पहले इसका जो मेन नाम था वो निजाम खां था। सिकंदर लोधी के कार्यों को देख लेते हैं। सिकंदर लोधी ने फारसी को सरकारी कार्यालय की भाषा बनाई। जो सरकारी कामकाज की भाषा थी अब उसे फारसी बना दिया गया। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो इसी सिकंदर लोधी ने की। ये गुलरुखी नाम से शायरी लिखता था। जो शायरी वगैरह लिखता था, उपन्यास जो कुछ अपने लिखता था उसमें अपना नाम गुलरुखी लिखता था। इसने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक इकाई चलाई। जो गज सिकंदरी था ना, वो जो भूमि मापन की इकाई इसने चलाई। सिकंदर लोधी हिंदू व मुस्लिम धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखता था और धर्म में कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती थी तो उसे हटा देता। ये कट्टरवादी नहीं था। अभी पीछे हमने फिरोज शाह तुगलक देखा था ना, जो हिंदू माता से तो उत्पन्न था लेकिन हिंदुओं के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करता था। लेकिन ये सिकंदर लोधी भी हिंदू माता का है
लेकिन ये अपने व्यवहार सभी के लिए समान रखता है, इसकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं होता है। ये एक अच्छे राजा की तरह कार्य करता है, क्योंकि राजा की नज़र में जनता के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसे अगर किसी चाहे इस्लाम में कोई बात बुरी लगती थी तो उसे तुरंत हटा देता था, और अगर उसे हिंदू धर्म में भी कोई बुरी आदत लगती थी तो रूढ़ी होती थी तो उसे भी तुरंत खत्म कर देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राजा है हमारा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का यह अंतिम शासक था। यह तीसरा राजा है लोदी वंश का और अंतिम शासक है। इसके साथ ही लोदी वंश खत्म हो जाएगा और मुगल काल प्रारंभ होगा। 1518 ईस्वी में राणा सांगा से खतौली के युद्ध में हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। यह खतौली का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और राणा सांगा विजयी होते हैं। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और कहा कि इब्राहिम लोदी से युद्ध करें आके। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है ना, उसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ हो, लेकिन ये एक पहला ऐसा शासक था और आखिरी शासक है, पहला और आखिरी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। बाबर ने इस युद्ध में तोपों और तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। जो तुर्कों की तुगलमा पद्धति होती थी ना, उसका बाबर इसमें प्रयोग करता है। अभी बाबर के बारे में पढ़ेंगे ना, जो तुर्कों और मंगोलों का वंशज होता है, उसे भी देखेंगे आगे। बाबर के दो प्रमुख तोपची अली और मुस्तफा थे। अली और मुस्तफा नाम के इसके दो प्रमुख तोपची थे, जिनके कारण ये 4 लगातार युद्धों को जीतेगा। उसको हम मुगल वंश के आगमन में पढ़ेंगे। ये 1526 ईस्वी में कहीं कहीं 20 अप्रैल कहीं 21 अप्रैल, मेन 21 अप्रैल को ही यो था, ये इब्राहिम लोदी मारा गया था। 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यहीं से जो होता है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल वंश भारत में आ जाता है। ये देखिए, लोदी वंश केवल इतने राज्य तक सीमित रह गया था। पीछे अभी हमने तुगलक वंश देखा था ना, तो वो दक्षिण भारत तक कब्जा कर बैठे थे, लेकिन जैसे तुगलकों का अंत हुआ उसके साथ ही सारे राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। उसे भी हम आगे देखेंगे जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य देखेंगे ना, उसी के साथ देखेंगे जो अन्य छोटे छोटे राजवंश भी सामने उभर कर आएंगे। चलिए अब सल्तनत कालीन प्रशासन को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कालीन प्रशासन को हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन या सल्तनत कालीन प्रशासन, इसकी मेन इकाई होती थी सुल्तान। सबसे ऊपर होता था सुल्तान सर्वेसर्वा, उसके बाद उसका मेन वजीर होता था, उसके बाद उसका ओहदा जो संभालता था वो वजीर संभालता था। उसके पास उसके दीवान और अमीर होते थे जो मेन उसके नीचे वजीर के नीचे होते थे। चलिए अब सल्तनत कालीन प्रशासन को देख लेते हैं। पहला होता था इसमें दीवाने अर्ज। ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे अर्ज मुमालिक भी कहा जाता था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। जो अर्ज मुमालिक पद होता था दीवाने अर्ज, इसकी स्थापना बलबन करता है। अगला है दीवाने इंसा। ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था दीवाने इंसा नाम से। अगला है दीवाने रसातल। ये विदेशी मामलों का प्रमुख होता था। अगला है दीवाने अमीर कोही। ये कृषि विभाग का प्रमुख होता था। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने अमीर कोही जो पद होता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रारंभ हुआ। अगला है अमीर हाजिब। दरबार की कार्रवाई का संचालन देखना। इसे अमीर बारबरक भी कहा जाता था। जो अमीर बारबरक होता था अमीर हाजिब नाम से, ये दरबार में कार्यवाही का संचालन देखता था, कैसे क्या संचालन होगा दरबार का। दीवान मुस्तखराज। जो दीवान मुस्तखराज है इसका कार्य होता था राजस्व वसूली करना। दीवान खैरात दान विभाग, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जो फिरोज शाह तुगलक होता है ना, उसके द्वारा दीवान खैरात की व्यवस्था की जाती है, जो दान विभाग जिसे कहते हैं। हमने फिरोज शाह तुगलक में भी ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुगलक वंश में जाके वो वीडियो जरूर देखें। चलिए आगे और देखते हैं। अगला है दीवान वकूफ। ये खर्चा का ब्यौरा तैयार करने के लिए
किया गया। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जो खर्चों का ब्यौरा होता है उसे तैयार करने के लिए दीवान वकूफ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अगली हम देखते हैं सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था। इसके क्या व्यवस्था थी? कर प्रणाली। जो कर होता था वो किस प्रकार से होता था? एक होता था धार्मिक कर, दूसरा होता था धर्मनिरपेक्ष कर। धार्मिक कर के अंदर का आता था जकात, जो केवल मुसलमानों से लिया जाता है। अभी उसे हम आगे पढ़ेंगे। ये जकात केवल मुसलमानों के लिए ही था। अगला धर्मनिरपेक्ष में जजिया। जजिया ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो गैर मुस्लिम होते थे उनके ऊपर ये थोपा जाता था जबरदस्ती। और जो फिरोज शाह तुगलक होता है ना, वो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा देता है। अगला होता है खराज और खुम्स। इसके साथ ही और भी कर थे, उन्हें भी हम देखेंगे। चलिए आगे हम इन करों को देखते हैं। पहला जकात, यह केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। यह कुल आय का 2.5% होता था। जो कुल आय जितनी होती थी, अगर किसी की 200 रुपये आय होती थी तो उससे केवल 5 रुपये एक तरीके से ये जकात कर लिया जाता था। वो भी केवल मुसलमानों के लिए ये था। अगला है खराज। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। जो मुसलमान नहीं है उनसे ये खराज लिया जाता था और ये उपज का 1/3 भाग होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1/2 तक वसूला। जो सैन्य व्यवस्था के चक्कर में सैनिकों को लगातार वेतन तथा युद्ध में हो रही खर्चों को निपटाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसे 1/2 तक वसूलता है। और जजिया हमने आपको इसमें नहीं पढ़ाया है। जजिया हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जजिया वाले उसमें आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। अगला है खुम्स। यह एक प्रकार का लूट कर होता था जो युद्ध के समय लूटा जाता था। जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो वहां की जनता से क्या करते थे ये लोग, लूटपाट करते हैं। अगर अभी हम चल के वहां पे देखेंगे, जो शिवाजी होते हैं ना, वो भी चौथ कर लेते हैं। जो दूसरे राज्यों पे हमला करते हैं, यहीं की जनता को सताते हैं शिवाजी और उनसे जबरदस्ती लूट कर लेते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी लूट कर लेते थे। इसमें शरीयत के अनुसार राजा का 1/5 व सैनिकों का 4/5 भाग होता था। जो शरीयत थी मुसलमानों की, उसके अनुसार 1/5 भाग राजा के राजकोष में जमा किया जाएगा तथा 4/5 भाग जो सैनिक लूटते थे आम जनता को सताकर, वो उनका होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जस्ट उल्टा कर दिया। उसने 4/5 भाग राजस्व में जमा करने के लिए कहा तथा सैनिकों को मात्र 1/5 भाग ही देने का आदेश किया। अब इसके साथ ही अन्य करों को भी देख लेते हैं। उस कर होता था केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। ये 1/5 से 1/10 के बीच में होता था। जो खराज है वो गैर मुसलमानों के लिए है। वो लगभग 33% से लेके 50% तक होता था। लेकिन वही इसका उल्टा जो उस्र होता है ये केवल मुसलमानों से लिया जाता है। ये 10% से लेके लगभग 20% के बीच में होता था। अगला है तरकात। ये लावारिस संपत्ति से होने वाली आय, जो वस्तु लावारिस होती थी उसको बेचकर जो राजस्व प्राप्त होता था वो तरकात कहलाता था। चलिए आगे और देखते हैं। अगला है चरी। ये चरागाह कर होता था। जो चरागाह बड़े बड़े होते थे उन पर जो राजा कर लेता था उसे चरी कहते थे। अगला घर होता था। ये गृहकर होता था। जो लोग रहते थे उनके घरों पर जो टैक्स लगता था वो घर होता था। ये दोनों कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ना, उसके द्वारा ये दोनों कर लगाए जाते हैं। क्योंकि युद्ध में हमने देखा था ना, वो युद्ध बहुत ज्यादा कर रहा था। युद्ध के खर्चे निपटाने के लिए उसने सारे काम किए, हर तरीके से उसने काम किए जनता से टैक्स वसूलने के लिए। हर वे सर्व सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग। जो सिंचाई कर था ना, हमने पीछे पढ़ा था, एक राजा ने सिंचाई कर लगाया था। उसे आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सा राजा था जिसने सिंचाई कर लगाया था और उपज का 4 नहरें बनवाई थी और उन पे सिंचाई कर लिया था और उपज का 1/10 भाग तक ये होता था। अब सल्तनत कालीन भूमि को देखते हैं। सल्तनत कालीन भूमि के निम्न प्रकार होते थे। इक्ता, सुल्तान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हर 3 वर्ष के लिए भूमि प्रदान की जाती। जो इक्ता होती थी, इक्तेदार हमने पढ़ा था ना पीछे, इक्ता इक्तेदार
जो इक्तेदार होता था वो 3 वर्ष के लिए किसी इक्तेदार को भूमि अलॉट की जाती थी, जिस पर वो राजस्व वसूलता था और उसी से सैनिकों को खर्चा देता था तथा युद्ध के लिए तैयारियां करता था और राजा के राजकोष में भी जमा करता था। अगली भूमि होती थी खालसा, ये राजकीय भूमि होती थी। अगली है मिल्फ, राजा द्वारा अनुदान में दी गई भूमि। जो मिल्फ है वो राजा द्वारा किसी को दान में दी गई भूमि है। अगली वक्फ है, धार्मिक लोगों को दी गई भूमि। जो धार्मिक लोग होते थे, खास तौर पर मुसलमानों को जो दी जाती भूमि थी वो वक्फ कहलाती थी। आज भी वक्फ बोर्ड है, वो मुसलमानों की भूमि का ही वक्फ बोर्ड है। अगली इनामी है, पेंशन के रूप में दी गई भूमि। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको पेंशन के रूप में जो भूमि दी जाती थी, उनके घर वालों को उनके युद्ध में शहीद होने पे या कुछ भी होने पे वो इनामी भूमि होती है। या किसी को पुरस्कार रूप में जो दी जाती है वो इनामी भूमि होती थी। और ये तीनों मिल्फ, जो मिल्फ, वक्फ और इनामी, ये 3 भूमियां हैं ना, ये अनुदान भूमि के अंतर्गत आती थी। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था को हमने देख लिया। अब दिल्ली सल्तनत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को निशाना बनाकर सैन्य अभियान किए, जिसे चरम पर मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पे हमने देखा था ना, बहुत सारे राजाओं पे युद्ध करता है तथा कुछ राज्यों को अपने में मिला लेता है तथा कुछ राज्यों को संधि करके छोड़ देता है तथा उनसे कर वसूलता है। लेकिन जो अब ये मोहम्मद बिन तुगलक आता है वो दौलताबाद जैसे शहरों को अपने में मिला लेता है, वो भी हमने देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ वीडियो में आ जाए, आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को निशाना बनाकर सैन्य अभियान किए, जिसे चरम पर मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तान अपने गुलामों को ही सूबेदार बनाना नियुक्त करते थे। जो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तान होते थे ना, वो जो सूबा होते थे, सूबा हमने पढ़ा था ना, प्रांत को सूबा कहते थे। जो सूबा होता था ना, उनको जो सूबेदार होते थे उनको अपने गुलामों को बनाना ही पसंद करते थे। गुलामों के लिए फारसी शब्द बंदगाह है। बंदगाह जो शब्द है, बंदगाह कहा जाता था गुलामों को। इन सूबेदारों को इक्तेदार या मुत्की कहा जाता था। ये इक्तेदार या मुत्की कहलाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का निर्धारण और वसूली अपने हाथों में ले ली थी। अलाउद्दीन खिलजी हमने देखा था ना, युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चों से प्रभावित था तथा उसकी अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी थी। इसलिए वो क्या करता है, भू राजस्व तथा वसूली को अपने हाथ पे ले लेता है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमापन मसाहत का करवाई। जो भूमि माप करवाई थी ना, किसके पास कितनी भूमि है, ये अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक होता है जो भूमि का मापन करवाता है, जिसे मसाहत कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों को बसाया। जो सीरी के नाम एक गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली में 4 शहरों को बसाया। दिल्ली शहर में जो था वहां पे दिल्ली एक कुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर सैनिक छावनी बना दी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये क्या करता है, दिल्ली में दिल्ली एक कुन्हा बनवाता है। वहां पे जो आसपास के शहर थे उन्हें सबको खाली करवा के उसे सैन्य छावनी में बदल देता है, क्योंकि मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उनसे बचने के लिए ये सैन्य व्यवस्था मजबूत करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नामकरण अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद कर दिया। इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। चलिए अब आगे और देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में बढ़ते विद्रोह को देखकर कहा, जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है उसके समय पे बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगे थे। उन विद्रोहों को देखकर उसने क्या कहा, मेरा राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर की दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। उसका कहना था राज्य में इतने विद्रोह बढ़ गए थे जिससे उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने कहा, जो मोहम्मद बिन तुगलक जब मरता है ना तो बदायूं ने क्या कहता है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये व्यंग कौन कहता है, बदायूं कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कि राजा को प्रजा से छुट्टी मिल गई और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक के समय तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी
की रचना हुई। ये फिरोज शाह तुगलक के समय की 2 रचनाएं हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी। बहलोल लोदी की घोषणा थी कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। यह बहलोल लोदी की घोषणा थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम सफल रहे, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कदम असफल रहे। जो मोहम्मद बिन तुगलक था अपनी सनक भरे योजना, जबकि सबसे पढ़ा लिखा शासक होने के साथ साथ ये बहुत दूरदर्शी भी था, लेकिन इसकी योजनाएं सारी इसने सोचा था कि जो पूर्व में राजा थे वो सफल हो रहे थे। हर समय हर काल के लिए हर योजना सफल नहीं हो सकती है। ये चीन को देखकर चीन के आधार पे अपने यहाँ योजनाएं लागू करता है। बताना आप कमेंट में, चीन को देखकर ये अपने यहाँ कौन सी योजना लागू करता है। इसी तरीके से ये दूसरों को देखकर योजनाएं पिछली वाली दोहराता है, लेकिन ये सारी इसकी योजनाएं फेल होती हैं। अगला है मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। जो मुबारक शाह खिलजी था उसने स्वयं को खलीफा किया। अब आप लोग ये बताइए किसने अपने आप को दूसरा पैगंबर घोषित किया था, उसका नाम कमेंट में बताइए। इस सल्तनत कालीन का कौन सा ऐसा राजा था जो अपने आप को दूसरा पैगंबर कहता था। इसी के साथ सल्तनत दिल्ली सल्तनत का समापन होता है। अगले वीडियो में हम विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का उदय देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।